आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का एक पाठ उसने कहा था पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी थी? पृष्ठ नंबर है 49 नंबर पेज तक हम पढ़ चुके थे। संक्षेप में कहानी कह देते हैं। इस कहानी को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। लहना सिंह नाम के एक सिख युवक की कहानी है, उसके त्याग और बलिदान की कहानी है। पर सिख राइफल की कुछ टुकड़ियों को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजा गया था। ये सैनिक खंदकों में कड़ाके की ठंड में रहते थे। कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, उनका पुत्र पौधा सिंह, वजीरा सिंह, महा सिंह, उद्यमी सिंह। एक दिन एक जर्मन अंग्रेज लेफ्टिनेंट के वेश में आके सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि मील भर दूर जर्मन एक खाई में छुपे बैठे हैं और वह 10 सैनिकों को छोड़कर बाकी सभी सैनिकों को लेकर उन पर जाकर धावा करे और उनसे वह खाई छीन ले जहाँ पर वह छुपे हुए हैं, और तब तक वहाँ से न लौटें जब तक उन्हें दूसरा हुक्म न मिले। हुक्म के अनुसार पीछे लहना सिंह, पौधा सिंह और कुछ सैनिक ही रह गए। यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली थी। आगे का हम देखते हैं। हजारा सिंह लप्टन साहब को जो हुक्म कहकर चुपचाप सब तैयार हो गए। पौधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोकते हुए कहा। लहना सिंह आगे हुआ तो पौधा के बाप सूबेदार ने उंगली से पौधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया कि उसे पौधा की सेहत का ख्याल रखना है, वो बहुत बीमार है। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस बात पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। सब चाहते थे कि इस कार्य में सबसे आगे रहें, इस धावा बोलने में सबसे आगे रहें। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब वहीं रहे। लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। लहना को ऐसा कुछ लगा कि कुछ तो गलत है। वह अपने मुंह के भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। देखिए, लप्टन साहब को भी पता था कि सिख धर्म में तंबाकू का सेवन निषेध है, और उसके बाद भी साहब लहना सिंह की तरफ सिगरेट बढ़ा रहे हैं। यह बात लहना सिंह को कुछ गलत लगी। उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, और उसकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए?
इन सब बातों के बाद लहना सिंह को लगा कि दाल में कुछ काला है। शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। ऐसा सोचकर लहना सिंह ने अपने मन में उठते हुए भावों को कुछ देर के लिए, शंका के भावों को कुछ देर के लिए शांत कर लिया। अब लहना सिंह के जब हृदय में शक पैदा हो गया है तो उसने उन्हें जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? क्योंकि लहना उन्हें जांचना चाहता था, इसीलिए उनसे प्रश्नोत्तर कर रहा था। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे। खोते का मतलब होता है गधा। और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी कि मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकल गई। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया ना। आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लहना सारे तीर हवा में चला रहा था। उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी और यह लप्टन साहब उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। इससे लहना के मन में शक और गहरा हो गया और फिर से लप्टन साहब ने उसे सिगरेट पीने के लिए कहा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई गलत आदमी है, ये कोई बहरूपिया है जो लप्टन साहब बनकर इनकी खंदक में आ घुसा है। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। वजीरा सिंह वहीं सोया पड़ा था और अंधेरे में लहना सिंह उससे टकरा गया। तीसरा खंड वहाँ समाप्त होता है। चौथा खंड पढ़ते हैं। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। जैसे ही लहना सिंह का संदेह यकीन में परिवर्तित हो गया, उसने तुरंत वजारा को कहा कि कयामत आ चुकी है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। वह भी घबरा गया और उसने पूछा, क्या? लहाना सिंह ने कहा, लप्टन साहब या तो मारे गए हैं और या तो कैद कर लिए गए हैं वजीरा सिंह। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। सूबेदार सिंह हजारा सिंह के मन में संदेह नहीं आया क्योंकि उसने तुरंत ही उनकी बातों पर यकीन कर लिया
पर लहाना सिंह को संदेह इसलिए आया क्योंकि उसने कई सारी बातें देखी जो गलत थी। मैंने देखा है और बातें की हैं, सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब, वजीरा ने पूछा, अब मारे गए? धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उसे पूरी की पूरी योजना समझ आ चुकी थी कि सूबेदार और उसके बाकी सिपाही सब उस खाई को ढूंढते रहेंगे और यहाँ पर हम पर जरूर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उधर उन पर खुले में धावा होगा, हाँ, यहाँ खाई पर हम पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर न करो। लहाना सिंह वजीरा को ये सारे निर्देश दे रहा है क्योंकि वो जानता था कि लप्टन साहब वह रूपिये हैं, और वह यह भी जानता था कि पैदल चलते सिपाही अभी तक बहुत दूर नहीं गए होंगे। वजीरा सिंह के मन में अभी भी संदेह है। वह कहता है, हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। लहाना को पूरा यकीन था। उसने तुरंत वजीरा को समझाते हुए कहा कि मैं इस हुक्म को नहीं मानता। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का हुक्म अब सबसे बड़ा है, क्योंकि वह अब पीछे रह गए अफसरों में सबसे बड़ा है। वजीरा के मन में अभी भी संदेह है। वह कहता है, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, किस प्रकार संभालोगे अपने आप को? लहना कहता है, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। वह जानता था कि अगर तुरंत न कुछ किया गया तो सब के सब मारे जाएंगे। और वजीरा सिंह वहां से चला जाता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। वह जानता था कि यह कोई नकली लप्टन साहब है, और उस लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक सा तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, अर्थात वह बम के गोले थे जिससे वह पूरी की पूरी खंदक और साथ में बचे हुए सिपाहियों को उड़ा देना चाहता था। उसने सूत की एक गुत्थी जिसे सिगड़ी के पास रखा था, बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई गुत्थी पर रखने ही वाले थे। लहना सिंह सही समय पर उनके पास पहुंच गए थे, नहीं तो वह बस दियासलाई से गुत्थी को जला ही रख देने वाले थे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। वह मार इतनी भयानक थी कि दियासलाई गिर गई।
लहना सिंह ने एक कुंदा, बंदूक के पीछे के हिस्से को कुंदा कहा जाता है, एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आख नील कोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक से बाहर फेंके। वह जानता था वह गोले फट जाते तो ये सारे के सारे मारे जाते। साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उसने अपने जेब के हवाले किया। अभी पढ़ने का समय नहीं था उसके पास, क्योंकि वह जानता था कि लप्टन साहब के पीछे पीछे दूसरे जर्मन सिपाही भी यहाँ पर धावा बोलने आने ही वाले होंगे। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोले, क्यों साहब, मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है? जैसे ही उसकी कुंदे से जो उसे मार पड़ी थी नकली लप्टन साहब को, तो मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था। जब वह होश में आया तो लहना सिंह हंसकर बोले, आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। अगले पृष्ठ पर आ जाते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। वह जानता था कि उसने यह सारी बातें झूठ कही हैं और लप्टन साहब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। वह जानता था कि उसकी पतलून की जेबों की मैंने तलाशी नहीं ली है और यह जाड़े से बचने के लिए जेबों में हाथ नहीं डालेगा। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। और फिर वह उसे एक किस्सा सुनाने लगा। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। लहना सिंह पहचान चुका था कि वह अफसर नकली है, तो वह उसे एक किस्सा सुनाने लगा कि उसके गांव में एक तुर्की मौलवी आया था और वह मंजा अर्थात चारपाई बिछाकर हुक्का पीता रहता था और जर्मनी के लोगों की बड़ी तारीफ करता था। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। लहना सिंह यह बताना चाहता था कि तुर्की मौलवी जो जर्मन की तारीफें कर रहा था वह अवश्य ही फर्जी था, वो कोई मौलवी नहीं था और जो लोग उससे डर रहे थे वह उसकी सच्चाई नहीं जानते थे, पर मैं तो उस मुल्ला की सच्चाई जानता था। मैंने उसकी दाढ़ी मूड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि वह नकली है, वह फर्जी है। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की
हेनरी मॉर्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। साहब, जो हाथ जेबों में शायद जाड़े से बचने के लिए नहीं, वहां पर रखी पिस्तौल चलाना चाहते थे, और उन्होंने वह चला दी जो लहना की जांघ में लगी। जांघ का अर्थ होता है थाइस में। और इधर लहना ने भी अपनी हेनरी मार्टिन बंदूक से 2 फायर किए और फर्जी लप्टन साहब की कपाल क्रिया कर दी, अर्थात उन्हें खत्म कर दिया। जब बंदूकों का धड़ाका सुना गया तो सब दौड़े चले आए। बौद्धा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। बीमार बौद्धा जब उठा तो उसे यह कह के सुला दिया कि कोई कुत्ता आया था जो हमें हानि पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और बाकी सब सिपाहियों को पूरा हाल कह दिया। सब सिपाही बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने अपने घाव पर पट्टी से कसकर बांध दिया। घाव मांस में ही था और उसका खून निकलना, लहू का अर्थ होता है खून निकलना, बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन सिपाही चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे, और वे थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे चले आते थे। थोड़े से मिनटों में वे लहना सिंह और बाकी सिपाहियों ने बहुत कोशिश की। वह सिर्फ 8 थे और वह एक कर उन्हें मार रहे थे, पर वे 70 थे। वे अपने मुर्दा जर्मन सिपाहियों के शरीरों पर चढ़ चढ़कर अंदर घुसे चले आ रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि हजारा सिंह और बाकी सिपाही लौट आए थे। वजीरा सिंह उन तक पहुंच चुका था और उसने उन्हें खबर दे दी थी कि खंदक पर धावा हो गया है, फर्जी लप्टन साहब मारे गए हैं और किसी और खाई में जर्मन नहीं छुपे हुए। वह सारे जर्मन तो हमारे ही खंदक में घुसे पड़े हैं। और वो सारे लौट आए और उन्होंने जर्मनों की पीठ पर धड़ाधड़ बंदूकों के फायर करने शुरू कर दिए। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। आगे भी सिख सिपाही थे और वह पीछे से भी सिख सिपाहियों से घिर चुके थे। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं पृष्ठ नंबर 53 पर। जर्मन बुरे फंसे थे और दोनों तरफ से सिख सिपाही उन्हें खूब मार रहे थे। एक किलकारी और, अकाली सिखां दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कर्राह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। पसली का अर्थ होता है रिब्स, कंधे का अर्थ होता है शोल्डर।
उसने घाव को खंदक खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। देखिए, लड़ाई तो खत्म हो गई, उनके 63 जर्मन सिपाही भी मारे गए, पर 15 सिख भी मारे गए। किसी के कंधे पर गोली लगी, सूबेदार हजारा सिंह की, और लाहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने अपना साफा कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लाहना का दूसरा घाव बहुत गहरा था। पहला घाव तो वह सह गया, पर दूसरा घाव जो उसकी पसलियों में था वो घातक हो सकता था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो प्रदेशाचार्य कहलाती है। शयी का अर्थ होता है धीरे धीरे घटना या नष्ट होना। तो आज लड़ाई के समय ऐसा ही चांद निकला था। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक गई है, और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मर जाते। जो ये चांद उगा था आज लड़ाई के समय, वह क्या लेके आने वाला था यह किसी को नहीं पता था। सब लाहना सिंह की तारीफ कर रहे थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि जो ये चांद निकला है वह आज कितना भारी है। वजीरा सिंह अपनी ही बातें कहे चला जा रहा था। वह कह रहा था कि अगर लाहना सिंह नहीं होता और वह अगर तुरंत कुछ निर्णय नहीं लेता तो आज हम सारे के सारे मारे जाते। पर लाहना सिंह की जो हालत थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे।